सभी को नमस्कार। 9वें दिन में आपका स्वागत है। स्रोतसों के इस श्रृंखला में चरक चिकित्सा में उसका क्या सहयोग है, उसको देखने के लिए एक बार फिर मैं वैद्य प्रशांत आपके सामने हूं। इस 21 दिवसीय श्रृंखला में जिस प्रकार से अभी हम सब भारत का साथ दे रहे हैं, अपने घरों में रहकर उसको कंटिन्यू रखें। साथ ही साथ अब हम एक बात शुरू करना चाहेंगे जो कि रस व स्रोतस, उनका जो रेफरेंस है, उनका जो कोलैबोरेशन है, उनका जो रिलेशन है चरक चिकित्सा में, वो किस तरीके से होगा, उसके बारे में आज होगी चर्चा। रस व स्रोतस, जैसा कि मैंने सबसे पहले जब ज्वर चिकित्सा लिया था तब भी इसका वर्णन किया था, लेकिन आज इसकी डिटेल वर्णन करेंगे कैसे वी शुड ब्रिज द रस व स्रोतस एज वेल एज व्याधियां विथ रेफरेंस टू चरक चिकित्सा। सबसे पहले अगर आप देखें तो चरक चिकित्सा में ज्वर करके एक अध्याय आया है जो कि रेफरेंस है चरक चिकित्सा अध्याय 3 में। हम स्टार्ट करते हैं रस व स्रोतस दृष्टि, फिर से स्टार्ट करा जाएगा कि उसे किस तरीके से सोचना है उसको देखें। हेतु, लक्षण और चिकित्सा, ये 3 मापदंड है हमारे। रस व स्रोतस दृष्टि के हेतु, जिसका रेफरेंस आता है चरक विमान स्थान अध्याय 5 में, जिसमें ये क्लियरली मेंशन होता है गुरु शीतम अति स्निग्धम अति मात्रम समशनात रसवहानी दूष्यंती चिंतनम अति चिंतया। इसके साथ ही साथ हम शुरू करते हैं तो पहली चीज मिलती है कि गुरु आहार का वर्णन आया कहां कहां पर है। गुरु शीतम अति स्निग्धम, गुरु मतलब कि चरक सूत्र स्थान में अगर हम देखें तो चरक सूत्र स्थान अध्याय 5 में जाएं तो गुरु द्रव्यों की एक पूरी लिस्ट है। चरक सूत्र स्थान अध्याय 5 यानी कि मात्राशिति अध्याय, वहां आप पहुंचेंगे तो आपको प्राप्त होगा कि गुरु आहार कितने कितने हैं और उनको कहां कहां पर मेंशन किया गया है, वो आपके सामने आ जाएंगे। 86 नंबर इसमें चरक चिकित्सा अध्याय 5 में आप पहुंचें तो गुरु आहार कहां कहां कौन कौन से द्रव्य हैं और वो क्या क्या होते हैं। तो श्लोक नंबर 10 को आप पहुंचेंगे तो आपको मिलेगा कि सूखा मांस, शुष्कानी शाकानी शालुकानी विसानी, इस तरीके से आपको रेफरेंस मिलेगा। वहां आपको मिलेगा सूखा हुआ मांस, सूखे हुए शाक, कमलकंद, कमल की नाल, इनका सेवन नहीं करना चाहिए। दुबले पतले पशुओं का भी जो मांस है उसका सेवन नहीं करना चाहिए। दही और दूध को मिलाकर नहीं लेना चाहिए। छेने का अत्यधिक इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सुअर के मांस का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। गौ के मांस का, भैंस के मांस का, मछली का, दही का, उड़द की दाल का, ये सारे रेफरेंस आपके सामने चरक सूत्र स्थान अध्याय 5 में आ जाते हैं। आज की दुनिया में बहुत सारे लोग सूखे हुए मांस यानी कि पैक्ड फूड मटेरियल और बहुत सारे पैक्ड आइटम्स का इस्तेमाल करते हैं, जंक्स का इस्तेमाल करते हैं जो कि सूखा हुआ रहता है और पैक्ड रहता है। ये जो चीज़ें हैं ये भी गुरु आहार के अंतर्गत में हम वैलिडेट करते हुए पा रहे हैं कि चरक सूत्र स्थान अध्याय 5 इसे वैलिडेट करता है और क्लियरली मेंशन करता है ये सब गुरु आहार की कैटेगरी में है। इसके साथ ही साथ जब और आप सोचते हैं तो चरक सूत्र स्थान अध्याय 27 में जाइए तो आपको पूरे अन्न में गुरु गुण के जो चीज़ें होंगी वो प्राप्त होंगी। इन जनरल डे टू डे लाइफ में जब पेशेंट बोलता है कि मैं गेहूं से बनी हुई चीज़ें बहुत ज़्यादा लेता हूं, पनीर का इंटेक मेरा बहुत ज़्यादा है, नॉन वेज में मैं बहुत ज़्यादा इंटेक करता हूं, उसमें भी सूखा हुआ नॉन वेज मतलब कि ड्राई एंड पैक्ड नॉन वेज का इंटेक बहुत ज़्यादा है, भैंस का दूध का इंटेक बहुत ज़्यादा है, उड़द की दाल का बहुत इंटेक है, छोले पराठे, ऐसे बहुत सारे आपको जब आप डाइट प्लान लेते हैं उस पेशेंट का तो आपको गुरु की एक लिस्ट प्राप्त हो जाती है जो आपको लगातार इंडिकेट करती है कि ये हेतु है आपके रसव स्रोतो दृष्टि का। जो भी लक्षण लेके आएगा रसव स्रोतो दृष्टि में, उसमें आपको लिंक करना है कि गुरु चीज़ों के कारण उसे क्या क्या लक्षण क्रिएट हो रहे हैं। ये कैसे लिंकिंग करनी है वो हम आगे देखेंगे, लेकिन पहले आप समझिए गुरु शीत। शीत बहुत सारी स्वभाव से शीत चीज़ें होती हैं जो कि वात को भी बढ़ाती हैं और कफ को भी बढ़ाती हैं और अवरोध क्रिएट करती हैं। उसी तरीके से रसव स्रोत दृष्टि क्रिएट होने लगती है। साथ ही साथ देखें कोल्ड कॉफ़ी का इंटेक लोग बहुत ज़्यादा करते हैं, एक्सेसिव नारियल पानी सुबह और शाम पीते हैं, ठंडी दही का इंटेक बहुत ज़्यादा करते हैं, स्वभाव से जो शीत हैं, ऐसे फ्रिज में रखी हुई चीज़ों का भी इंटेक बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करा जाता है। तो इस तरीके से हमें इंडिकेट होता है कि गुरु के बाद शीत, ये चीज़ें रसव स्रोतस को ब्लॉक करेंगी और हमें अनेकानेक व्याधियों को की तरफ ले जाएंगी। कौन सी व्याधियां क्रिएट होंगी उनको भी हम देखेंगे, उसके रेफरेंस को कैसे वैलिडेट करना है उसको भी समझेंगे और गुरु शीत का कैसे लिंकिंग करना है उसको भी देखेंगे। गुरु शीतम अति स्निग्धम,
अति स्निग्ध बहुत क्लियरली समझ में आता है कि डीप फ्राई चीज़ों को, जहाँ स्नेह की मात्रा बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है, जहाँ तेल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, घी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, वसा और मज्जा में बहुत इस्तेमाल होता है। डे टू डे लाइफ में घी और तेल का हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। डीप फ्राई चीज़ों को और घी के साथ ली गई बहुत ज़्यादा मात्रा में, अब मात्रा का निश्चय कैसे करें? जैसे मैंने कल अन्नवा स्रोतस में आपको बताया था, वहाँ चरक विमान स्थान अध्याय 8 में आप पहुँचते हैं तो आपको मिलता है कि अभ्यवरण शक्ति और जरण शक्ति व्यक्ति की क्या है, उसके बेसिस पे आपको उसकी मात्रा तय हो जाती है। अति स्निग्ध मात्रा में वो कैसे लेता है, अति मात्रा किस तरीके से ले रहा है। अगर सपोज वो 4 पुड़ी खा सकता है और उसकी जगह वो 6 पुड़ी खा रहा है या 7 पुड़ी खा रहा है, क्योंकि वो पचाने की क्षमता नहीं है और उसे अन्न व स्रोत दृष्टि के कोई लक्षण होते हैं, उसे इनडाइजेशन फील होता है, इसका मतलब है उसने अपनी मात्रा से ज़्यादा आहार डे टू डे लेवल पे वो ले रहा है। और अगर ऐसा होता है तो वो रसवा स्रोतस और अन्नवा स्रोतस को दोनों एक साथ ब्लॉक करेगा और उन दोनों के लक्षण उसमें प्राप्त होंगे। उसके आगे आता है गुरु शीतम अति स्निग्धम अति मात्रम सम शनात, थोड़ी थोड़ी मात्रा में लेकिन सम मात्रा में, इतनी मात्रा में, सम का मतलब इक्वलेंट नहीं है, इक्वल मात्रा में ही, मतलब 4 पुड़ी सुबह, 4 पुड़ी शाम को, 4 पुड़ी रात में, डीप फ्राई चीज़ें पनीर के साथ, ऐसे कॉम्बिनेशन के अगर पेशेंट आपको बताते हैं कभी मैं पनीर लेता हूँ कभी नॉनवेज लेता हूँ, हैवी चीज़ें लेते हैं, अगर ऐसे इनटेक आपको मिलते हैं तो आपको बहुत क्लियरली समझ में आना चाहिए कि वो हमारा रसवा स्रोतस को ब्लॉक कर रहा है, रसवा स्रोतस दुष्टि हो रही है और इनके कारण ये लक्षण होते हैं। तो कौन से लक्षण होते हैं और इसे कैसे इंडिकेशन में समझना चाहिए, इसके आगे आता है रसवाहानी दूष्यंती चिंता नाम अति चिंत्य, चिंता मतलब कि विदाउट एनी रीजन। अब इसका लिंकिंग हमारे प्रज्ञापराध से आता है। प्रज्ञापराध जो कि हर एक व्याधि का एक हेतु बन सकता है, प्रत्येक व्याधि में प्रज्ञापराध हेतु बनता है। इसके मल्टीपल रेफरेंसेस हैं। अगर आप चरक के शारीर स्थान में जाएंगे अध्याय 1 में तब भी आपको रेफरेंस मिलेगा, चरक सूत्र स्थान अध्याय 7 में जाएंगे तब भी आपको रेफरेंस मिलेगा, चरक सूत्र स्थान 1 में जाएंगे तो बुद्धि की दृष्टि से एक हेतु मिलेगा। इसका मतलब है चिंता करना जो कि हमारे प्रज्ञापराध के रूप में एक हेतु बनता है, वो हेतु आपको रसवा स्रोत दृष्टि को भी ब्लॉक करता है और रसवा स्रोत दृष्टि से होने वाली सारी व्याधियों में प्रज्ञापराध रूप से वो एक हेतु बन जाता है जो कि हमारा चिंता है। चिंता और चिंतन में कैसे फर्क किया जाए? चिंतन का मतलब होता है लॉजिकल थिंकिंग, एक्सेसिव लॉजिकल थिंकिंग, जैसे कि राइटर, आर्टिस्ट, आर्किटेक्ट, बिजनेसमैन, पॉलिटिशियन, इस तरीके से लोग आजकल बहुत ज्यादा स्ट्रेस में, लेकिन स्ट्रेस 2 भागों में विभाजित करें। एक चिंता, एक अनड्यू स्ट्रेस है, कोई कारण नहीं है तब भी हम स्ट्रेस में रह रहे हैं, किसी के बारे में ईर्ष्या कर रहे हैं, द्वेष कर रहे हैं, प्रज्ञापराधजन्य स्ट्रेस। दूसरा स्ट्रेस जो है, जो हमारी लॉजिकल और प्रोग्रेसिवनेस के कारण हम लगातार स्ट्रेस में रहते हैं कि हमें कैसे ग्रो करना है, किस तरीके से आगे बढ़ना है, उन सारी चीज़ों को सोचकर भी हम रसवा स्रोत दृष्टि को ब्लॉक करते हैं, रसवा स्रोत दृष्टि क्रिएट करते हैं और उस दृष्टि के कारण ये लक्षण समुच्चय क्रिएट होता है जिसको हम आगे देख रहे हैं। लक्षणों के बारे में जब हम चरक विमान स्थान अध्याय 5 में देखा तो रसवा स्रोत दृष्टि के लक्षणों को नहीं प्राप्ति हुई। जब हमने उसका रेफरेंस चेक किया तो चरक विमान स्थान अध्याय 5 श्लोक नंबर 26 में जब आप जाएंगे तो वहां चिकित्सा के रूप में समझाते हुए बताया कि आपको चरक सूत्र स्थान अध्याय 28 में जाना है और जहां पर रसवस के रस प्रदोषज विकार हैं वही रसवा स्रोतस के भी विकार होंगे। चरक सूत्र स्थान अध्याय 28 और रस प्रदोषज विकारों में आप पहुंचे तो आपको प्राप्त होगा कि वही के वही रस व स्रोतस दृष्टि के भी विकार हैं। चरक सूत्र स्थान अध्याय 28 श्लोक नंबर 9। तो आपको यह प्राप्त होगा कि अश्रद्धा, अरुचि, आस्यवरसता, ऐसे बहुत सारे लक्षणों के साथ में आपके सामने पेशेंट आता है और हमें यह समझ में नहीं आता कि इसको कैसे लिंक किया जाए। मैंने आपको कहा कि गुरु शीत, अति स्निग्ध, अति मात्रा, समशन करने वाला व्यक्ति, अति चिंतन करने वाला व्यक्ति और चिंता करने वाला व्यक्ति, ये सब एक हेतुओं के रूप में हमारे रसवा स्रोतो दृष्टि का कारण बनता है। ये सब उसके कारण है। उन कारणों के कारण क्या क्या चीजें लक्षण क्रिएट होने चालू होते हैं। अश्रद्धा च अरुचि आस्यवरसता। अश्रद्धा और अरुचि में कैसे फर्क करें? अश्रद्धा का मतलब होता है श्रद्धा जिसमें आप डेडिकेशन था, जिसमें डेडिकेशन की आवश्यकता थी, वो डेडिकेशन आपने नहीं दिया और वो डेडिकेशन देने की इंटरनल फीलिंग आपकी खत्म होने लगी। इसका कारण आपका गुरु आहार लेना भी हो सकता है, शीत आहार लेना भी हो सकता है, अति मात्रा में आहार लेना हो सकता है, अति स्निग्ध चीज़ों का सेवन करना हो सकता है। आप अगर डाइट प्लान के फॉर्मेट में देखेंगे तो अगर पेशेंट अश्रद्धा का लक्षण दिखाता है
तो डेफिनेटली उसके डाइट में से ऐसी कुछ चीजें आपके सामने निकल कर आएंगी। साथ ही साथ उसका अनड्यू चिंता, मतलब कि विदाउट एनी रीजन अगर वो चिंता करता है तब भी अश्रद्धा क्रिएट होने लगती है। आप अपने एम्प्लॉयज में देखें, अपने पेशेंट्स में देखें, अश्रद्धा वाली अगर सेगमेंट क्रिएट हो रहा है, इमीडिएटली टेक द डाइट हिस्ट्री, साथ में उसकी चिंता का कोई विषय है, आप उसमें सत्वावजय चिकित्सा का सेगमेंट देखें, प्रज्ञा पर आप जानने की कोशिश करें। ऐसा तो नहीं कहीं वो ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, इन सब मामलों के कारण चिंता कर रहा है। और चिंतन करना, या फिर वो कोई प्रोग्रेसिव सेगमेंट में है जिसमें वो एक्स्ट्रा इंडल्ज हो गया है, तब भी उसे बाहर निकाल के उसे लॉजिकली समझाना। क्योंकि जब सत्वावजय चिकित्सा के बारे में बताया, मन की चिकित्सा करने के लिए बताया, तो चरक सूत्र स्तन अध्याय में 1 में कहा कि आप उसे ज्ञान के तर्क से देके, विज्ञान के तर्क से देके, धैर्यता बढ़ाते हुए भी आप उसे चिकित्सा कर सकते हैं। द सेम थिंग विच वी हैव टू डू इन द केस ऑफ अश्रद्धा। अरुचि, अब अश्रद्धा और अरुचि में क्या फर्क है? रुचि जो है वो किसी भी प्रकार के जो पहले से ही आपको रुचि, मतलब कि किसी भी सेगमेंट में आपको पहले से ही इंटरेस्ट था, वो चीजें इंटरेस्ट की खत्म होने लग जाएंगी। सपोज आपको ड्राइंग में इंटरेस्ट था तो आप ड्राइंग खत्म कर देंगे। आपकी हॉबीज में जो चीजें आपके मनपूर्वक थी वो मनपूर्वक चीजें नहीं करने की इच्छा होना, ये। और श्रद्धा, श्रद्धा में डेडिकेशन, आपके काम के प्रति आप लगातार कितना काम करते थे, उन चीजों में कमी आने लगना। ये माइंड के दो अलग अलग पहलू हैं, लेकिन इनकी शब्दावली अलग अलग है। अश्रद्धा भोजन के प्रति भी हो सकती है और कर्म के प्रति भी हो सकती है। रुचि में पहले से ही जो चीजें पसंद थी वो भी अब नहीं पसंद आ रही हैं। आस्य वैरस्यता, जो टेस्ट है उसमें डेवलपमेंट कमी। आस्य मतलब मुख, वैरस्यता मतलब रसों की हीनता होने लगना। अब उस हीनता के कारण आपको जो टेस्ट है उसमें भी कमी आने लग जाएगी। रस व स्रोतस के ब्लॉकिंग होने के कारण या दुष्टि होने के कारण आपको ये लक्षणों में, ये लक्षण लेकर पेशेंट आपके सामने आएगा। आपको इसमें से इंडिकेशन निकालने हैं कि ये हेतु हैं, उनमें से कौन कौन से हेतुओं का सेवन वो कर रहा है। उन हेतुओं को ब्लॉक करिए, यही आपका 50% ट्रीटमेंट है। निदान परिवर्जन के लिए आपको हेतुओं के साथ लक्षणों का कोरिलेशन अत्यधिक आवश्यक होता है। रिल्लासो गौरवम तंद्रा सा अंग मर्दो ज्वरस्तमा। कई बार पेशेंट आपके सामने अंग मर्द लक्षण लेके आता है। उसको लगता है पूरी बॉडी में दर्द हो रहा है और अच्छी फीलिंग नहीं आ रही है, हमेशा नींद से लगती रहती है, बॉडी में हैवीनेस लगता है। गौरवम तंद्रा सा अंग मर्दो, ये लक्षण लेके हमारे सामने कई बार पेशेंट आता है और हम कभी भी लिंक नहीं कर पाते कि रसवस्रोतस के कारण है, इसके हैवी डाइट के कारण है, इसके स्ट्रेस के कारण है, या फिर इसके वर्क के कारण है। हमको इसके निदान के परिवर्जन करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। अगर हम निदान परिवर्जन नहीं करेंगे तो ये लक्षण बढ़ते जाएंगे और इनकी गंभीरता आएगी और ये उत्तर धातुओं को खराब करेंगे। रस से रक्त, रक्त से मांस, मांस से मेद और शुक्र तक ये जाएंगे और पेशेंट को और गंभीर अवस्था तक ले जाएंगे। तो वी शुड ऑलवेज कॉन्सेंट्रेट ऑन हेतु एंड वी शुड लिंक द लक्षण विथ हेतु ऑलवेज। ज्वरस्तमा, ज्वर के बारे में ऑलरेडी चर्चा करी थी कि ज्वर के किसी भी प्रकार में ज्वर में रसवा स्रोतो दुष्टि इज द प्राइमरी फैक्टर। कल मैंने अन्नवा स्रोतस में भी आपको बताया कि आम बने बिना कोई भी व्याधि क्रिएट नहीं होती। आम जब धातुओं में जाता है तो वो धातुगत लक्षण क्रिएट करता है। उसी प्रकार से रसवा स्रोतो दुष्टि के बिना ज्वर होना इम्पॉसिबल है। किसी प्रकार का भी ज्वर लेकर अगर आपके सामने पेशेंट आता है तो आपको रसवा स्रोतस के बारे में जरूर सोचना चाहिए, उनके हेतुओं से उसको मैच करके चेक करना चाहिए और उसके बाद उसकी चिकित्सा करनी चाहिए। हेतु, लक्षण और चिकित्सा। तो लक्षणों के स्वरूप में ज्वर यहाँ पर एक लक्षण है। तम, हमेशा तम की फीलिंग आना, हमेशा सोए सी फीलिंग आना, एंथुजियाज्म लॉस रहना, आंखों के सामने अंधेरा रहना, चक्करों सी फीलिंग आना, ये सब लक्षण भी रसवा स्रोतो दुष्टि के हैं। अगर कोई ऐसी वीकनेस के साथ में आपके सामने आता है और साथ ही साथ वो ये कहता है कि सर मेरी डाइट तो अच्छी है, मैं बहुत हैवी चीज़ें खाता हूँ, मैं पनीर खाता हूँ, मैं नॉनवेज खाता हूँ, फिर भी ऐसा क्यों हो रहा है, देन यू शुड स्टॉप दीज थिंग्स इमीडिएटली, क्योंकि गुरु ही उसका कारण बन रहा था। हमें उन चीज़ों को स्टॉप करके लघु और पाचन, मतलब लंघन करते हुए उसकी स्ट्रेंथ और दीपन को बढ़ाना है, क्योंकि दीपन भी एक प्रकार का लंघन है। उस प्रकार से आप उसकी चिकित्सा कर पाएंगे। पांडुत्वम स्रोतोरोधम, स्रोतोरोध मतलब सब प्रकार के स्रोतसों में अवरोध आ जाएगा, चाहे वो मलवा स्रोतस हो, चाहे वो मूत्रवा स्रोतस हो, चाहे वो स्वेदवा स्रोतस हो, ये सब ब्लॉक्ड होंगे। ये सब ब्लॉक होने की वजह से कई बार पेशेंट को इंटरनल फीवर की फीलिंग रहती है
और साथ ही साथ उसको कॉन्स्टिपेशन फीलिंग आती है, यूरिन इनकॉन्टिनेंस होता है। ये सब लक्षणों के सामने से लेकर आपके सामने पेशेंट आता है, हम उसकी डाइट प्लान को कभी चेक नहीं करते, उसके स्ट्रेस लेवल को कभी चेक नहीं करते, और वो पेशेंट उत्तर गंभीर होता जाता है। इसीलिए स्रोतोरोध को जो छोटा शब्द है उसको, इसकी गंभीरता को समझें, उसके साथ इनके हेतुओं को लिंक करें और उसकी चिकित्सा में उसको लाभ प्रदान करने की कोशिश करें। क्लैब्यम, वेरी इंपॉर्टेंटली, जब क्लैब्यता का पेशेंट हमारे सामने आता है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन या फिर प्रीमैच्योर एजैकुलेशन के जो पेशेंट होते हैं, उसमें रस व स्रोतस दृष्टि तो नहीं है कहीं, ये हमेशा चेक करना चाहिए उसके हेतुओं को मैच करके। एक्सेसिव चिंतन, एक्सेसिव वर्कलोड, एक्सेसिव बर्डन ऑफ वर्क एज वेल एज एक्सेसिव अनड्यू स्ट्रेस किसी भी कारण के बिना जब पेशेंट आता है, वो भी क्लैब्यता का हो सकता है। इस दोनों को लिंक करते हुए, लंघन देते हुए उसकी चिकित्सा करें, ना कि एक्सेसिव ग्रहण देते हुए। जब भी प्रीमैच्योर एजैकुलेशन या फिर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का पेशेंट आता है, हम अचानक वाजीकरण द्रव्य उससे देने लगते हैं, जबकि ये सही मेथोडोलॉजी नहीं है। मेथोडोलॉजी ये है कि आप पहले उसके हेतुओं को चेक करें, अगर वो स्ट्रेस इंड्यूस्ड है तो चिंता या चिंतन में से उसे क्या हो रहा है, पहले उसे उसका निदान परिवर्जन करें। उसके इमीडिएटली बाद सर्वे लंघनम औषधम, जैसे बताया है कि रसवस हो तो दृष्टि की चिकित्सा जो है लंघन करने से है, तो लंघन का कौन से प्रकार में वो इंडिकेशन में आ रहा है और हम कैसे उसे लंघन देके उसे ट्रीट कर सकते हैं, इस बारे में चर्चा करके आप क्लैब्यता पे ऊपर आसानी से चिकित्सा ले सकते हैं और चिकित्सा देने में आपके लिए काफी लाभकारी होगा। सादम, पूरी बॉडी में साधता, अग्निसाद एक बड़ा नाम है। अग्निसाद, अपने जगह पे रुक जाना अग्नि का और कोई भी एक्टिविटी ना होना, रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म कम हो जाना, पेशेंट को लिथार्जी लगना, ये लक्षण हमारे सामने लेकर पेशेंट कई बार आते हैं। हम उसे नामकरण अलग अलग दे देते हैं कि हाइपोथायराइडिज्म हो गया है। अश्रद्धा, अरुचि, आस्यवैरस्यता और साधता का लक्षण कंबाइन लेके पेशेंट आता है, हम अचानक नामकरण करने लगते हैं कि इसको नाम हाइपोथायराइडिज्म है। लेकिन हाइपोथायराइड के अगर इन लक्षणों के साथ पेशेंट है तो आपको रसव स्रोतस के साथ में उसकी चिकित्सा का निर्णय करना चाहिए। रसव स्रोतस दृष्टि जो हेतु उसके साथ मैच कर रहे हैं, पहले उनका निदान परिवर्जन करना चाहिए और उसके साथ उसे ट्रीट करना चाहिए। नामकरण व्याधि का ना करें, लक्षण समुच्चय को जरूर चेक करें, कौन सा स्रोतस ब्लॉक हो रहा है, उसकी स्रोतस की मूल चिकित्सा को जरूर उस पर ध्यान दें, तो उससे आपको ज्यादा लाभ होगा और आप ज्यादा प्रॉपर तरीके से, वैलिडेट तरीके से और ग्रंथ का सपोर्ट लेते हुए ट्रीटमेंट कर रहे होंगे, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी हाई होगा कि इस तरीके से यहाँ लिखा है, हम उसे फॉलो कर रहे हैं और उसमें रिजल्ट आपको डेफिनेटली प्राप्त होंगे। कृशांगता, बॉडी में अचानक से वीकनेस या फिर बॉडी बिल्कुल पतली होने लगना, ऐसे लक्षणों के साथ पेशेंट आता है। कई बार कैंसर के इनिशियल स्टेजेस में अचानक से पेशेंट को वीकनेस लगने लग जाती है और वो बहुत ज़्यादा बुरे तरीके से वीक पड़ने लगता है, उसके अंग जो हैं वो कृश होने लगते हैं। दैट टाइम वी शुड अंडरस्टैंड कि पांडुता और कृशांगता के साथ अगर वो पेशेंट आ रहा है तो उसमें कहीं रसवस होता दृष्टि के हेतुओं का सेवन करते हुए उसे ये लक्षण तो नहीं क्रिएट हो रहे हैं। उन पेशेंट में लंघन का दीपन प्रकार यूज करके, अग्नि दीपन करते हुए, इवन इन द केस ऑफ पांडु एंड गुरु कृशांगता के जो पेशेंट हैं उसमें भी आप दीपन द्रव्यों का डेफिनेटली इस्तेमाल करें, वो आपके लिए ज़्यादा लाभकारी होंगे और आपको ज़्यादा रिजल्ट देंगे। देखिए, कई बार पांडु और कृशांगता के जब पेशेंट आपके सामने आते हैं, आप उसे न्यूट्रिशनल एनीमिया को इल डिफाइन करके आप उसे ब्रहण द्रव्य अचानक से शुरू कर देते हैं, जो कि एक रॉन्ग मेथोडोलॉजी है। इमीडिएटली यू शुड गो फॉर द लंघन चिकित्सा, दीपन उसमें ज़्यादा प्रायोरिटी से यूज़ करें और उस दीपन को यूज़ करके आप ज़्यादा बेहतर रिजल्ट पाएंगे। नाशो अग्नि, मैंने बार बार कहा कि अग्निसाद और नाशो अग्नि, कंप्लीटली लॉस ऑफ अग्नि, जो कि इक्वलेंट टू मृत्यु हो जाता है, बहुत ज़्यादा उस पेशेंट में कंडीशन नहीं रहती, तो आपको अगेन द लाइन ऑफ ट्रीटमेंट इज शमन लंघन, दैट इज दीपन, दीपनी महाकषाय का यूज़ करें और डायरेक्टली इस पेशेंट में रिजल्ट पा पाएंगे। तो अग्निनाश के कारण आपको कोई भी स्ट्रेंथ नहीं मिलेगी। अगेन रीड चरक चिकित्सा अध्याय 15, अग्नि के बारे